Hello everyone. In today's lecture we are going to learn about basics of C language. तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है या कोडिंग सीखना है तो आजकल स्कूल लेवल पे या कॉलेज के भी जो इनिशियल सेमेस्टर्स है वहाँ पे हमको सबसे पहले C लैंग्वेज सिखाया जाता है, राइट? व्हाट इज द रीजन? सो द रीजन इज C is considered to be one of the most basic programming language. मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको C लैंग्वेज में कोड करना अच्छे से आ गया तो आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम कोई भी लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. फाइन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट अगर आपको अभी तक प्रोग्रामिंग के बारे में कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो डोंट वरी, बिकॉज आज के लेक्चर में जो है हम बिल्कुल बेसिक्स से कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की जरूरत क्यों होती है. वहां से हम जाएंगे ये समझने कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, राइट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी. फिर हम जाएंगे सी लैंग्वेज पे कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम कोई सिंपल सा सी कोड लिख सकते हैं. और फिर सी लैंग्वेज का जो भी फंडा है वो अच्छे से क्लियर हो जाने के बाद हम सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस देखेंगे. आई गेस जावा आप सबने सुना ही होगा. जावा आजकल बहुत ही वाइडली यूज होता है. तो ऑब्वियसली अगर सी लैंग्वेज पहले से बना हुआ था तो जावा लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, राइट? अगर दोनों में ऑलमोस्ट सेम काम होता तो दो अलग अलग लैंग्वेजेस इन्वेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट? तो अगर एक लैंग्वेज पहले से था उसके बावजूद दूसरा एक लैंग्वेज इन्वेंट किया गया, उसका सीधा मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो फर्स्ट लैंग्वेज के थ्रू उतना इजीली नहीं हो पाता था, बट अभी जो नया लैंग्वेज इन्वेंट किया गया उससे अच्छे से होगा, राइट? सो ऑब्वियसली लाइक there are two different languages that we are using. That means obviously they too must be important in some or the other way. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम देखेंगे सी लैंग्वेज, क्विकली देख लेंगे सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस क्या है. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी फंक्शनैलिटीज है जो सी लैंग्वेज में आराम से होता है बट जावा लैंग्वेज के थ्रू नहीं हो पाता, या फिर जो जावा लैंग्वेज के थ्रू होता है बट सी के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, राइट? तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हाउ बोथ द लैंग्वेजेस आर इम्पॉर्टेंट इन देयर ओन टर्म्स. उसके अलावा गाइस मतलब सी का एक बहुत सिंपल सा कोड यहाँ पे मैंने लिखा है जो हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे. बिकॉज आजकल क्या होता है, आई हैव सीन दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स और देयर आर मेनी बिगिनर कोडर्स जो कोई भी एक लैंग्वेज सीख के उसमें छोटे मोटे प्रोग्राम बना लेते हैं, बट जब भी थोड़ा कुछ अलग कोड करना होता है, कुछ कॉम्प्लिकेट कोड करना होता है, वहाँ पे वो अटक जाते हैं. What is the reason? The reason is कि उनके concepts clear नहीं होते. So guys, what I feel is like coding is not something जो आप मगअप कर रहे हो, right? कि आपको एक रात पहले किसी ने दिया है कि ये 5 प्रोग्राम आपको मगअप करना है, आपने लर्न कर लिया और दूसरे दिन आपने रन कर दिया कहीं पे पीसी पे. तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपको कोडिंग आ गई है, राइट? बिकॉज कोडिंग इज नॉट समथिंग दैट यू लर्न. कोडिंग इज समथिंग दैट यू फर्स्ट क्लियर योर कंसेप्ट्स विद एंड देन प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट क्लियर करोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें. तो इधर हम क्या करने का ट्राई करेंगे कि इधर हमने एक छोटा सा कोड लिया है सी का, बट उसमें हम ट्राई करेंगे कि ईच एंड एवरी कीवर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका आपको मतलब समझ में आए, आपको कंसेप्ट समझ में आए, ताकि इसकी अगर आपको पूरे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि इसमें जो भी लिखा है वो क्यों लिखा है, अगर कोई चीज़ नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, लिखा है तो क्यों लिखा है, ये सारी चीज़ें समझ में आने के बाद अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो नो मैटर आपको कल को कोई बड़ा प्रोग्राम अगर रन करना हो, कोई कॉम्प्लिकेट प्रोग्राम करना हो तो भी आप उसको इजीली कर पाओगे, राइट? सो हमारा एम यहाँ पे ये है कि सी लैंग्वेज के बारे में, कोडिंग के बारे में बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए. एंड देन एज आई टोल्ड वी विल ऑल्सो क्विकली गो थ्रू द डिफरेंसेस बिटवीन सी लैंग्वेज एंड जावा लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज. तो सबसे पहले What do you think? Why do we need language? ठीक है, अभी देखिए सी लैंग्वेज को साइड में रख दीजिए, प्रोग्रामिंग कोडिंग को साइड में रख दीजिए, बट बेसिक लैंग्वेज क्या होता है? Why do you think language is needed? So the very simple idea is to communicate our thoughts, right? Language क्या है? Language is the most important thing that lets us communicate our thoughts. फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई आइडिया आया, कोई बहुत अच्छा आइडिया, कोई रिसर्च आइडिया आया है, बट अनलेस एंड अनटिल मैं उसको किसी के साथ डिस्कस करती हूँ वो आइडिया ही रह जाएगा, राइट? लाइक एंड
idea is not implemented at the end, it is of no use. Fine. जैसे बहुत सालों पहले किसी को एक पंखा, पहले तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स था ही नहीं, तो किसी को तो वो इनिशियल आइडिया आया होगा कि हम 3 ब्लेड्स बनाएंगे, वो आपस में रोटेट होंगे और उनके बीच में जो एनर्जी जनरेट होगी, जो पावर जनरेट होगा, उससे उसके नीचे जो भी बैठेंगे उनको हवा आएगी. सो इट इज अ वेरी सिंपल आइडिया, बट वो आइडिया को किसी के साथ कम्युनिकेट किया गया, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में डिस्कशन किया गया, लोगों ने अपने अपने इनपुट्स दिए और वो सारे इनपुट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इम्प्लीमेंट किया गया, तब जाके वी गॉट द इन्वेंशन ऑफ फैन एंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर सो मेनी इयर्स. गेटिंग इट? सो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस आउट आवर थॉट्स. फाइन. So no matter what we are thinking, whether we want to express our feelings, whether we want to communicate our ideas, whether we want to order something, we want to request something, जो भी हमको करना हो वो सारी चीज़ें communicate हो पाएगी, express हो पाएगी with the help of any particular language. No matter it is Hindi, Gujarati, English, whatever the language is, the basic idea or the main need behind this language is to communicate, to express, to share. Fine. Similarly, अगर हम बात करें language क्या है, that is very clear to us, right? कि अगर language नहीं होता तो हम लोग अपने feelings, अपने ideas कुछ communicate ही नहीं कर पाते. Fine. Everything would have been so static. So similarly, what is programming language? तो ये जो नॉर्मल हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, व्हाटएवर द लैंग्वेज इज, वो हम ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, राइट? सिमिलरली कंप्यूटर्स और द सिस्टम्स can understand each other, they can understand our inputs, they can give their outputs after computation. All these things are possible with the help of programming language. फाइन. नॉर्मल जो लैंग्वेजेस है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी तरह के फीलिंग्स, आइडियाज, एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट करने के लिए जैसे नॉर्मल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, उसी तरीके से जो कंप्यूटर्स है, दे आर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फाइन. अगर हमें कुछ इनपुट देना है, जैसे हम चाहते हैं 2 नंबर को ऐड किया जाए, तो अगर हम ऐसे इंग्लिश में बोल देंगे कि प्लीज ऐड 2 नंबर्स, तो अभी तक हमारे पास स्मार्टफोन्स है, बट हमारे स्मार्टफोन्स या स्मार्ट कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं हुए हैं कि वो हमारी बातें एज इट इज समझ जाए, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू इज, इफ वी वांट टू डू समथिंग, फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू ऐड 2 डिफरेंट नंबर्स, we need to convert it into a language that the computer can understand. Fine. तो ऐसे काफी सारे हाई लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकते हैं, जिसमें हम कोड कर सकते हैं, जैसे C हो गया, जावा, पाइथन, C++, ओके, दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी कंप्यूटेशन करना चाहते हैं, वो हमें टाइप करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, so that it can be processed and we get the desired output. Fine. So this is what in simple terms programming language is. कि अगर हमको कंप्यूटर के थ्रू, मशीन के थ्रू कोई भी काम करवाना है, तो हमें उसके लैंग्वेज में उससे बात करनी पड़ेगी, एंड उसका जो लैंग्वेज है दैट इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे गाइस, लाइक इट इज नॉट जस्ट अबाउट कंप्यूटर्स, इट इज अबाउट एनी मशीन. फाइन. जैसे एज आई गेव द एग्जांपल ऑफ फैन, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फैन अगेन. जैसे अभी फैन नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, बट व्हाट आई फील इज कि फैन चल रहा है तो भी काफी गर्मी लग रही है, तो व्हाट आई कैन डू इज रेगुलेटर से हम उसका जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, राइट? तो मतलब सारी चीजें अंदर इस तरीके से प्रोग्राम की गई है कि अगर मैंने जस्ट रेगुलेटर को एक घुमाया, 4 से 5 किया, द स्पीड ऑफ फैन विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग. तो ये क्या है? ये भी अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है. सो द थिंग इज, प्रोग्रामिंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू कंप्यूटर्स. प्रोग्रामिंग इज देयर इन एवरी ऑटोमेटेड मशीन, इन एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? फाइन. सो ऑल दिस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग. और ये जो भी प्रोग्रामिंग है, ये सब भी कहीं ना कहीं कोड किया गया है, इसके पीछे भी मैकेनिज्म काम कर रहा है. फाइन. So programming language is the language in which we can define all these functionalities in the backend. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में आपको जिस क्या दिख रहा है कि आपने 3 + 5 = 2 किया, उसने तुरंत आंसर दिखा दिया 8.
ठीक है, मैं नॉर्मल कैलसी, अपना जो कैलसी होता है, कैलकुलेटर होता है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। हमको दिख रहा है हम 10 × 10 इक्वल टू करेंगे वो तुरंत 100 दिखा देगा, बट ये जो तुरंत चीज दिख रही है वो इतनी इजीली हो नहीं रही है। एक्चुअली उसके पीछे काफी प्रोग्रामिंग कोडिंग की गई है और इन चीजों को ऑलरेडी बना के रखा गया है कि इट शुड बी वर्किंग लाइक दैट। आजकल जो एआई का जमाना चल रहा है, आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ऑल। मशीन लर्निंग उसका मतलब क्या है? मशीन्स आर लर्निंग डे बाय डे। मतलब जो काम पहले 10 इंसान करते थे वो काम अभी एक अकेला रोबोट को खड़ा कर दो, वो 10 इंसान का काम कर रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट दैट इजी? नो, वो जो एक रोबोट आपको दिख रहा है वो रोबोट के पीछे बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा कोड किया गया है। वो रोबोट को उस तरीके से बनाया गया है कि वो इनपुट्स ले, सारी चीजों को समझे, प्रोसेस करे, फिर वो आउटपुट दे। Right? So, like this is just to make you understand that programming languages are so very important in today's day-to-day life. मतलब हर जगह पे inventions होते हैं, बड़े बड़े implementations हो रहे हैं, and behind all these small big implementations there is coding, there is programming languages that you must know. Fine? So जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि दो नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो वो कंप्यूटर को आपको कैसे बोलना पड़ेगा कि लेट्स से हमारे पास एक इंटीजर a है कोई नंबर, दूसरा इंटीजर b है कोई नंबर। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दो, तो अब ऐड करके कहीं स्टोर तो करना होगा, तो एक और मैं इंटीजर वेरिएबल ले लेती हूँ सम। अब ये जो सम है इसके अंदर मैं करवा सकती हूँ a और b को ऐड, ठीक है। तो इधर से मुझे क्या मिलेगा कि ये जो सम है वहां पे मुझे ये दोनों नंबर का एडिशन मिलेगा। तो वैसे हमारे लिए ये बहुत इजी था कि a और b दो नंबर को ऐड करो, बट ये एक लाइन में उस तरीके से काम नहीं होता। हमें कंप्यूटर को ऐसे लैंग्वेज में बोलना पड़ता है जो वो समझे, दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए आपको ये चीज सीखना और जानना जरूरी है, so that you can implement the thoughts that you are having using the programming language. Fine? Okay. So I think now we are very clear about what the need of language is and what is programming language. Fine. Now let's come to C language. So C language, as I told, it is considered as one of the most basic languages. It is very easier to learn बट वेरी पावरफुल एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इधर हम कैसे स्टार्ट करते हैं, एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हम लेते हैं। ये आप समझ सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बहुत ही बेसिक सा सी प्रोग्राम हमने लिया है और उसमें हर एक कीवर्ड कैसे क्या करता है, कहाँ से हम चीजें स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होता है, कैसे एंड होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे ये छोटे एग्जाम्पल के साथ हम समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर एक्चुअल कोड। सो देखिए, सबसे पहले सी लैंग्वेज, सी कोड, ये सी लैंग्वेज का कोड है, ठीक है। तो ये कोड का इनिशियल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये हैश इंक्लूड का मतलब क्या है कि दिस इज प्री प्रोसेसर। सो गाइस, हियर द एवरी वर्ड आई एम सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h का हैश इंक्लूड का मतलब क्या है? इट इज फाइल इंक्लूशन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली नोन एज प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या है कि मेन जो कोड है, बॉडी है कोडिंग का, तो ये मेन कोड तो आपको एग्जीक्यूट करना ही है, प्रोसेस करना ही है, बट वो मेन कोड प्रोसेस करने के पहले ये लाइन प्रोसेस करना जरूरी है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्री प्रोसेसर। फाइन। तो सबसे प्री मीन्स एज वी नो, मतलब सबसे पहले वो होगा प्री प्रोसेसर। मेन चीज प्रोसेस होने के पहले वो जो हमारा फाइल इंक्लूशन है वो प्रोसेस होगा, ठीक है। सो दिस इज द प्री प्रोसेसर। हैश इंक्लूड stdio.h। तो हैश इंक्लूड, एज आई टोल्ड, हैश इंक्लूड इज रिटन फॉर फाइल इंक्लूशन, ठीक है। मतलब ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी फाइल लिखा है उस फाइल को इंक्लूड करो अगर आपको नीचे का कोड एग्जीक्यूट करना है तो, ठीक है। ये है इतना सा ही लाइन, बट इट इज हैविंग वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। तो ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है stdio.h। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो और .h का मतलब क्या है? .h इज द एक्सटेंशन फॉर द हेडर फाइल, ठीक है।
मतलब सी लैंग्वेज जो है उसकी खुद की एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होते हैं। तो stdio.h जो हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, उसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम का जो हेडर फाइल है वो हमको सी लाइब्रेरी से लेके यहाँ पे इंक्लूड करवाना है टू एग्जीक्यूट दिस लोअर कोड। फाइन, सो हैश इंक्लूड इज फॉर फाइल इंक्लूजन, stdio.h that means this is the header file that we want to include in our code। तो ये हो गया हमारा हेडर, सबसे पहला पार्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है। Got it? Now after header, the next part that comes is the main function। So as you can see here, we have written the main function int main and two parentheses। Now main is one of the most important functions of the code, and whenever we are writing any function in the code, so that function name is followed by a parenthesis, ठीक है। तो कोई भी अगर हम फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन के नाम के बाद एक ओपन पैरेंथेसिस और एक क्लोज पैरेंथेसिस ऑलवेज होगा। ये पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि ये फंक्शन नेम है, ठीक है। तो इंटीजर मेन एंड देन दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सो दिस इज द मेन फंक्शन। Now this main function is one of the most important functions of the C code, as I have told, because like no matter आप कोई भी बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं या छोटा प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें और कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन या फिर कोई और चीज उसमें हो या ना हो, इट्स ओके, बट मेन फंक्शन उसमें होना ही होगा। Every program, no matter how big it is or how small it is, it will always consist of the main function, because कोई भी कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब आपने जो भी कोड लिखा हो, सबसे पहले एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये ढूंढा जाता है कि मेन फंक्शन कहाँ पे है, और वहां से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन होगा ही, और ये मेन फंक्शन हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एंड इधर है हमारा क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। सो ये दोनों के बीच में जो है हमारा पूरा मेन फंक्शन का जो है बॉडी रहेगा। मतलब कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, कोई हम ऑपरेशन करवा रहे हैं, कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, ये सारी चीजें इस फंक्शन के अंदर आएगी। फाइन, इस फंक्शन के अंदर आएगी। सो दिस इज आवर मेन फंक्शन, जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और ये है उसका स्कोप, मेन फंक्शन का पूरा बॉडी, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा हेडर एंड मेन फंक्शन। देन कम्स वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इंट p इज इक्वल टू 3, इंट p इज इक्वल टू 3। तो ये p क्या है? p हमारा वेरिएबल नेम है। अब वेरिएबल क्या है आप ऐसे समझ सकते हो, वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि लेट्स से हमें दो नंबर को ऐड करवाना है, तो सी लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, वो दो नंबर को हम बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और देन वो दोनों जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का हम एडिशन करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी 2, 3, 4 मल्टीपल नंबर्स का उनके बीच में कोई ऑपरेशन करवाना हो, तो उन नंबर्स को पहले आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट उसको एक कंटेनर की तरह समझिए, बिकॉज वी नीड टू पुट द थिंग्स इनटू द कंटेनर टू कीप इट सेफ, टू यूज इट प्रॉपरली। फाइन, सो कोई भी अगर हमें ऑपरेशन करवाना हो कोई नंबर्स के साथ, कोई भी कैरेक्टर्स के साथ, तो उसको हम पहले एक वेरिएबल के अंदर रखते हैं, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फिर वो नंबर को वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं, एंड देन फर्दर ऑपरेशंस के लिए वो वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये जो p है, ये p हमारा क्या है, वेरिएबल का नाम है। उस वेरिएबल के अंदर हमने कौन सी वैल्यू असाइन की, 3, इंटीजर 3 हमने उसके अंदर असाइन किया, p इक्वल टू 3, ठीक है। p इक्वल टू 3 सिंपल, वो समझ में आ रहा है। अब ये int इंटीजर क्या है, तो int इज द डेटा टाइप, ठीक है। सी में ऐसे बहुत अलग अलग तरह के डेटा टाइप है। एक्चुअली अलग अलग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वी आर हैविंग सम और द अदर डेटा टाइप, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट। फाइन, तो ये जो भी आपका वेरिएबल है ना,
ये वेरिएबल के अंदर आपको जिस भी तरह का वैल्यू अंदर रखना है उस हिसाब से आपको ये डेटा टाइप सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमको यहाँ पे p के अंदर क्या स्टोर करना था, नंबर 3। सो 3 इज अ नंबर, वो इंटीजर है, तो इसीलिए हमने p का डेटा टाइप लिया int। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं int ना लिख के कैरेक्टर डिफाइन करती हूँ CHARP = 3, अगर मैं ऐसे ही लिखूंगी तो वो मुझे एरर देगा, बिकॉज यहाँ पे अकेला जो 3 लिखा है वो हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो मैं p को कैरेक्टर डिफाइन करके उसमें इंटीजर की वैल्यू नहीं डाल सकती। सो दैट्स व्हाई सी यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होती है तो द कंपाइलर विल गिव यू एरर। फाइन, तो यहाँ पे ये जो है ये डेटा टाइप है, इससे पता चलता है कि जो भी वेरिएबल है उसमें किस तरह का डेटा हमको डालना है। तो यहाँ पे हमें इंटीजर जो डेटा है वो असाइन करना है p के अंदर, इसीलिए हमने उसका डेटा टाइप डिफाइन किया है int। तो ये लाइन से हमने दो चीजें की है, ये p जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, और उसमें ये जो 3 है ये वैल्यू असाइन की है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। और C लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स बिफोर यूजिंग। ठीक है, तो इस लाइन में हमने वो किया है। उसके बाद है बॉडी। बॉडी एक्चुअली ये पूरा बॉडी ही है, मतलब मेन फंक्शन के अंदर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, असाइन करते हो, उसमें हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, फिर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब हमारा क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में हमने क्या किया है, printf ब्रैकेट %d एंड p। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो printf क्या है, printf C का, C जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था, C का खुद का C लैंग्वेज का लाइब्रेरी होता है। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी में ये printf जो है एक डिफॉल्ट फंक्शन है दैट हेल्प्स अस टू प्रिंट एनीथिंग इन द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, मतलब आप ये प्रोग्राम को रन करोगे, उसके बाद अगर आपको आउटपुट में कुछ भी दिखाना है तो वो आपको printf के अंदर लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है printf %d एंड p। ये %d क्या है वो मैं बताती हूँ, बट ये printf और पीछे p लिखा है, उसका मतलब p ये वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, और उसका जो भी वैल्यू है वो मुझे आउटपुट में प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है printf p। अब ये %d क्या है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। Now what is this format specifier? See, these things are very important. These terms are very very important. So ये %d क्या है, ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको डेटा टाइप, कि ये वेरिएबल के अंदर आपको जिस भी तरह का डेटा डालना है उसका आपको टाइप यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, सिमिलरली इन द वेरी सिमिलर वे आप printf में जो भी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं वो जिस टाइप का वैल्यू होगा उस हिसाब से आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, p वेरिएबल मेरा क्या है, इंटीजर टाइप का है, उसका मतलब printf के थ्रू मुझे जो डेटा प्रिंट करवाना है वो इंटीजर टाइप का है, तो इसीलिए मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का लिखना होगा। तो जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए, अलग अलग डेटा टाइप के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है। उसी तरीके से इंटीजर के लिए हम %d लिखते हैं, मतलब यहाँ पे आपको इंटीजर प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे अगर आपने %c %u इस तरीके से कुछ और लिख दिया तो अगेन इट विल गिव एरर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो डेटा प्रिंट करवाना है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए मैंने इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिखा है %d। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, p वेरिएबल है जो हमको डिस्प्ले करवाना है जिसकी वैल्यू, और p की वैल्यू 3 है, तो इस लाइन से क्या होगा कि 3 वैल्यू जो है वो आपके आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट क्या है, रिटर्न। यहाँ पे हमने लिख दिया है, फंक्शन खत्म होने के पहले हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 जनरली क्या है, अगर आपका जो मेन फंक्शन है वो अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो 0 रिटर्न करेगा, और जनरली अगर 0 के अलावा उसने कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न किया है तो उसका ये मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई है बीच में। ठीक है, सो दिस लाइन इज जस्ट टू रिटर्न 0। सो ये बहुत ही बेसिक सी फंक्शन था जहाँ पे ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स थे वो देख लिए।
So I hope now your concept related to language, programming language, C language and the structure of C language is clear. अब हम quickly देख लेते हैं कि जब C language पहले से था ही तो Java language क्यों आया and what are the main differences between C and Java language. Now let's quickly see the difference between C and Java. As I told, C और Java completely two different languages है और इसलिए उन दोनों के बीच में बहुत सारे set of differences है. Almost they work completely differently. But यहाँ पे हम discuss करने वाले हैं कुछ बहुत important differences जिसकी वजह से या जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सी कोड यूज़ करना चाहिए या जावा कोड यूज़ करना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं. बट इनके अलावा भी देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा इज सी इज अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज whereas Java is a object oriented language. Now procedural programming language means what? C में हम डिपेंड करते हैं प्रोसीजर्स के ऊपर. मतलब कोई भी काम अगर हमको करना है उसके लिए हमको C लैंग्वेज में प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस बनाने पड़ते हैं. फिर जो स्टेप बाय स्टेप ब्रोक होता है राइट, मतलब हम पहले प्रोसीजर या फंक्शन बनाएंगे, देन जो भी हमारा फ्लो होगा उस हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होके वो फ्लो में एग्जीक्यूशन होगा. इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वेयरएज इन जावा एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास. राइट, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं और उनके बेसिस पे सारी कॉलिंग एंड ऑल द इम्प्लीमेंटेशंस आर डन revolving the objects. That's why it is known as object oriented language. Now the C language was developed by Dennis Ritchie in Bell Laboratories in 1972. This is important to note. Whereas Java language is developed by James Gosling in 1995. So based on this you can see that C has been invented much earlier than Java. ठीक है, C लैंग्वेज को 1972 में ही इन्वेंट किया गया था, डेवलप किया गया था. वेयरएज जावा बहुत टाइम बाद आया 1995 में. बट स्टिल जावा इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर नाउअडेज बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन फीचर्स that are provided by Java which are not already been provided by C language. Okay, now the C language is a middle level language, whereas if we talk about Java it is high level language. तो what do we mean by middle level language? Middle level language का मतलब ये है कि C language जो है it bridges the gaps between high level language and machine level language. ठीक है, तो वो खुद एक middle level language है that is easy to compile. Whereas if we talk about Java, Java is a high level language. मतलब Java को compile करने के लिए compiler या interpreter का use करना पड़ता है in between, तब जाके हम उसको मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर पाते हैं. फाइन, सो दिस इज अगेन वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा. फिर इन सी लैंग्वेज का एक्चुअली हमने एग्जांपल देखा ही थोड़ी देर पहले. तो सी लैंग्वेज में कोई भी अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो वो कंपलसरी हमें बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक में ही करना पड़ता है. जैसे हमने देखा था वो एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, आपका मेन फंक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर हमको वेरिएबल पे कोई भी ऑपरेशन करना हो, प्रिंट करवाना हो, वो सारी चीज़ें हम उसके नीचे करते हैं. राइट, तो सी लैंग्वेज में इट इज़ कंपलसरी कि कोई भी अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो आपको ब्लॉक के स्टार्टिंग में ही करना होगा. दिस इज अ रूल. अदरवाइज अगर आपने नीचे बाद में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो सी में आपको एरर आएगा. बट whereas in the same case in Java there is no such restriction. जावा के कोड में आप कहीं पे भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो. तो सी का ये आप एक ड्रॉबैक बोल सकते हो कि सी लैंग्वेज में क्या है कि जब भी आप कोड करने बैठे, नो मैटर आपका कोड कितना बड़ा है, बट ऊपर मतलब जब आप इनिशियल लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं तभी आपको एक रफ आइडिया ले लेना पड़ता है कि आपको ये पूरे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे, उसमें से कितने इंटीजर हो सकता है, कितने फ्लोट हो सकता है, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, बिकॉज आपको पहले से ही सारे डिक्लेयर करने पड़ते हैं सी लैंग्वेज में. बट जावा में क्या है कि आप आराम से कोड करते जाइए. जब आपको लगा कि अभी मेरे को नेक्स्ट लाइन में यूज करने के लिए दो इंटीजर की जरूरत है, आप वहाँ पे 2 इंटीजर डिक्लेयर कर दीजिए. फिर आप कोड करते करते फिर आपको लगे मुझे 2 और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, आप नीचे 2 वेरिएबल को बाद में तब डिक्लेयर कर सकते हैं. तो जावा में क्या है,
एज एंड व्हेन आपको वेरिएबल्स की नीड महसूस होती है, वहाँ पे आप एनीवेयर इन द कोड आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपको वो फिजिबिलिटी जावा में मिलती है जो आपको सी में नहीं मिलता। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन वी आर हैविंग, ये देखिए ये कुछ डायरेक्ट एग्जांपल्स है, डायरेक्ट पॉइंट्स है बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा। सो इन सी द गार्बेज कलेक्शन इज डन मैनुअली, बट इन जावा इट इज डन ऑटोमेटिकली। सो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपको पता होगा सी लैंग्वेज में हमें FREE फ्री कीवर्ड का यूज करना पड़ता है मेमोरी फ्री करने के लिए। इस तरीके से सी लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्टर के हिसाब से हमको गार्बेज कलेक्ट करने के लिए कीवर्ड्स यूज करके मैनुअली हमको करना पड़ता है, बट जावा में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। द गार्बेज कलेक्शन इज डन ऑटोमेटिकली। सो अगेन दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट फॉर जावा। देन सी में थ्रेडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, वेयर जावा में थ्रेडिंग का कंसेप्ट है। थ्रेडिंग मतलब कोई भी प्रोसेस को आप मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं सो दैट कम टाइम में आपका मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस हो पाए। तो जावा हमें वो थ्रेडिंग का जो ऑप्शन है वो देता है, बट सी में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देन पॉइंटर्स, अब ये पॉइंटर्स क्या है? कॉलिंग द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, राइट? सो दिस कंसेप्ट इज ऑलरेडी देयर इन सी, बट अगर हम जावा की बात करें तो जावा में पॉइंटर्स की तरह कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग आपको पता ही होगा, ये सारे जो इम्प्लीमेंटेशंस है ये जावा में पॉसिबल है, बट अगेन ऐसा कुछ सी में अवेलेबल नहीं है हमारे पास। एंड एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हमको जावा देता है, इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी यू कैन से, जिसकी वजह से मतलब लेट मी टेल यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे कंपनीज आजकल जो है जावा को प्रेफर करते हैं, वो ये है दैट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार आपने एक कोड कहीं पे भी लिखा, उसको आप कोई भी सिस्टम में कहीं पे भी लेके जाके उसको रन कर सकते हो। सो इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ जावा। बट दैट इज नॉट द सेम केस विद सी, बिकॉज सी क्या है? सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंपनीज आजकल जावा लैंग्वेज प्रेफर करते हैं ओवर सी लैंग्वेज। सो आई होप वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड जावा, जिसके बेसिस पे जैसी आपकी नीड है आपके प्रोग्राम की, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा लैंग्वेज बेटर रहेगा।